तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिवोल्ट 1857 के बारे में कि रिवोल्ट 1857 क्या था, कि वो कैसे हुआ था, उस टाइम क्या चल रहा था, क्या क्या उसके रीजंस थे, क्या उसके कॉजेस थे, और उसको ब्रिटिशर ने सरप्रेस करने के बाद क्या किया था। तो ये हमने 1857 बात की। तो अगर आप सबको टाइमलाइन याद होगी तो टाइमलाइन हमारी कुछ ऐसी थी कि 1600 से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। देन 1757 से 1857 आपका हरासमेंट चलती है, तो 1857 में रिवोल्ट हो जाता है। रिवोल्ट के बाद 1857 से हमने बात की थी 1917, जो गांधी एरा के बाद की बात की थी। अंडरस्टूड? इतना आप सबको क्लियर होगा। तो हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी। इसमें पॉलिटिकल जितने चार्टर एक्ट आए थे और काउंसिल एक्ट आए थे, उसके बाद हमने इसमें बात की थी कि बहुत सारे रिबेलियंस हुए थे। 1857 के रिवोल्ट की बात की थी। तो आज हम 1857 के आगे चलेंगे। अंडरस्टूड? तो सिंपल सी बात है। तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम चलें तो क्या हुआ था 1757 से 1857, जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुई, उसके बाद कुछ ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की आई, हरासमेंट वाली, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपकी सब्सिडरी अलायंस आई, वेल्सली जो इंट्रोड्यूस किया था जिसने। तो इसके दौरान इन पॉलिसी के तहत कुछ कुछ ऐसे इंपैक्ट हुए, जैसे पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया, सिविल रिबेलियंस हुए, आपके कई अपराइजिंग्स हुए, ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया। इन सब के बारे में, जो ये रिवोल्ट है, इसके बारे में सिर्फ आपको एक इनकी डेट और कौन सा रिवोल्ट किस जगह पे हुआ, सिर्फ आपको इतना ही रिमेंबर करना है। और वो इसकी जो एक डिटेल लिस्ट है, जिसमें एक्सेल शीट में क्या कब हुआ, किस जगह पे हुआ और किस टाइम में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको इस टाइम लाइन में सिर्फ उस रिवोल्ट की क्रोनोलॉजी के बारे में जानना है, और फालतू में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें एक दो मेजर हुए रिवोल्ट, वो आप मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। वो मैं आपको भी बता दूंगा कि कौन से रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। जैसे मोपला था, आपका सन्यासी रिवोल्ट थे, ये दो तीन रिवोल्ट मेजर हुए हैं, तो वो आपने सिर्फ पढ़ने हैं। और इन कारणों से 1857 का रिवोल्ट होता है, जो हमने प्रीवियस उसमें वीडियो में डिस्कस किया है। अंडरस्टूड? तो अभी बात करेंगे, जैसे रिवोल्ट होता है तो उसके बाद 1858 का एक्ट आता है। रिवोल्ट सप्रेस होने के बाद 1858 का एक्ट क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जितनी पावर दी हुई थी वो सभी खत्म, और ब्रिटिशर जो क्वीन है वहां की विक्टोरिया, वो इसको आगे अपने हिसाब से रन करेगी। मतलब एक उसने, इसको आप ये कह लो कि गवर्निंग बॉडी प्रोवाइड कर दी। जो पहले एक ब्रिटिशर्स की चार्टर एक्ट की पॉलिसी चल रही थी, उसको छोड़ के गवर्निंग बॉडी प्रोवाइड कर दी इंडिया को, जो रूल करेगा। ओके? तो इसके हिसाब से क्वीन जो थी वो सुप्रीम पावर डिक्लेयर हुई। अभी हुआ क्या था? अभी आप देखो, 1857 रिवोल्ट से पहले सारी हरासमेंट की पॉलिसी थी। जैसे ही 58 के बाद आता तो क्वीन कहती है कि नहीं, हम भी इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी देंगे, गवर्निंग बॉडी देंगे, जो इनके बेटरमेंट के बारे में सोचेगी कि इसमें और हम अच्छे से क्या कर सकते हैं। जो वहां की पॉलिटिकल, जो मतलब वहां की गवर्नमेंट जैसे फॉर द पीपल काम कर रही है, वैसे हम भी यहाँ पे वो काम करेंगे। तो उन्होंने दो तीन चीजें थी जो प्रोवाइड की थी इनको ना। तो ये ब्रिटिशर ने जो इनको हेल्प किया था। इसके बाद एक सोशल कल्चरल रिफॉर्म भी आता है बीच में, जिसमें वेरियस रिफॉर्म्स आते हैं, आत्मीय सभा, ब्राह्मो सभा, प्रार्थना समाज, आपका रामाकृष्ण मिशन, सेवा सदन, आर्य समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो की थी। तो ये सभी चीजें, सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स, ये चीजें, और पीजेंट रिवोल्ट, इसके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेल जानने की जरूरत है एज पर क्रोनोलॉजी, कि ये करने में कौन थे, कहां पे और कब हुआ, ये स्टार्ट करने में किसने स्टार्ट किया, किस कब स्टार्ट किया, मतलब इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे। आपको सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों में इतना ही याद रखना, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फालतू जानने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये कल्चरल रिफॉर्म्स आए थे कई, जैसे राजा राम मोहन रॉय, जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेंस भी कहते हैं, प्रार्थना समाज, ये गोपाल कृष्ण गोखले, देन आर्य समाज, रामाकृष्ण मिशन, जो रामाकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी ने शुरू किया था। तो ये सब आपको मैं डिटेल में दूंगा, वो सिर्फ आपको उतना रटना ही है, उससे ज्यादा सोचना नहीं है। ओके? तो हुआ क्या, जब 1858 का एक्ट आया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी इंप्रूव की कि इंडिया को भी हमें एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी प्रोवाइड करें। तो उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन लाना शुरू किया। वेस्टर्न थॉट्स जो वहां पे चलते हैं, एजुकेशन, इंग्लिश की जो एजुकेशन है वो यहाँ लाए। हुआ क्या कि इंडियंस ने भी जब वो एजुकेशन अपनानी शुरू की, तो इंडियंस भी इतने कैपेबल हो गए कि वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा, कि बाहर क्या हो रहा है वो इनको पता लगना शुरू हुआ। तो इस वजह से इन्होंने बाहर जाना शुरू कर दिया। बाहर गए हायर एजुकेशन के लिए, वहां पे जाके इंटरेक्शन किया। जैसे गदर पार्टी बाहर बनी थी,
और आपकी जो फॉरगॉटन आर्मी वाली है वो भी आपकी बाहर बनी थी। तो इस वजह से मॉडर्न एजुकेशन कह लो या वेस्टर्न एजुकेशन का इंडियंस पे काफी इम्पैक्ट आया। उन्होंने जानना शुरू किया कि क्या है और हम बाहर क्या कर सकते हैं। प्रेस और लिटरेचर को फ्रीडम दी, जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था, उससे क्या हुआ कि लोग अपनी आधार, अपने व्यूज और अपनी आप ये कह सकते हैं समझने की, जो वो जिस तरह से चीजों को परसेप्ट कर रहे हैं वो उन्होंने लिखना शुरू किया। जिस वजह से लोगों में भी उस चीज का आदान प्रदान, आप कह सकते हैं कि जैसे मेरे अंदर कोई थॉट है तो मैंने वही थॉट किसी और को ट्रांसफर किया। वो कैसे करूंगा? आर्टिकल लिख के। तो वो आर्टिकल जो पढ़ेगा उसे रियलाइज होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वजह से प्रेस और लिटरेचर पे जब फ्रीडम हटी और फ्रीडम जो लगी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, वो हटी, तो उस वे में लोगों में अवेयरनेस जागनी शुरू हुई। अवेयरनेस, अब जिस तरह से आपने वेस्टर्न थॉट्स, एजुकेशन और प्रेस लिटरेचर की, तो लोगों को अपने पास्ट के बारे में पता लगना शुरू हुआ कि इंडिया की एक्चुअल में हिस्ट्री रही क्या है, कि ये तो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन या पैलियोलिथिक एज से चल रहा है। जो इनको बताया जाता था कि ब्रिटिशर्स ही शुरू से आपके ऊपर रन कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1800 की मैं बात करूं, 1860 की मैं बात करूं, तो ऑलमोस्ट 260 साल से तो ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे। तो वहां के लोगों को लगता था कि ये ऐसे ही चल रहा है, हम शुरू से ही ब्रिटिशर्स ही थे यहाँ पे, हम वैसे ही चल रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों को ये पता लगना शुरू होता है कि ब्रिटिशर्स आए हैं हमारे ऊपर रूल करने, एक्चुअल में ये हमारा ही देश है, ब्रिटिशर जस्ट यहाँ पे रूल करने, हमें हरास करने आए हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही चली जाती हैं, मतलब अगेंस्ट नहीं जाती, लोगों में थोड़ी क्वेश्चनिंग की, आप कह लो थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग की जागरूकता पैदा होती है, कि वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि अगर ये ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं, अगर वहां पे वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है तो यहाँ क्यों नहीं चलती। और दूसरा, उस टाइम बड़ी एक मेजर चीजें हुई थी कि कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स, उस टाइम वर्ल्ड में काफी जगह फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही होती हैं, स्पेनिश की चल रही होती हैं, अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस लेता है। तो वो कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है कि कंटेम्प्रेरी का मतलब कि अगर मैं आज यहाँ पे हूं तो मेरे कंटेम्प्रेरी दिल्ली में कोई होगा, समझ गए? कंटेम्प्रेरी का कि सेम टाइमलाइन में दो अलग अलग जो भी घटनाएं हो रही हैं तो वो कंटेम्प्रेरी होगी, कि एक ही टाइमलाइन में दोनों जगह हो रहा है। ओके, इसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं। तो उस टाइम कई कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स ऐसी चल रही थी वर्ल्ड में, जिसको देख के इंडियंस ने यहाँ पे बेंचमार्क करना शुरू किया कि यार अगर वहां पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। जापान में, स्पेनिश में ये सब चीजें चल रही थी। तो ये सब चीजें थी जिन्होंने इंडियंस के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग, एक वाई का क्वेश्चन पुटअप किया कि वाई, क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये सब जैसे ही शुरू हुई, लोगों में जानने की फिलोसफिकल थिंकिंग जागृत हुई, तो उससे कांग्रेस का बर्थ हुआ, जिसको एओ ह्यूम, जो कि वहां के सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड, उन्होंने 1885 में गोकुल दास कॉलेज करके है एक बॉम्बे में, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आप कह सकते हैं, बर्थ हुआ। जैसे आज के में आम आदमी पार्टी, आप सबको पता होगी, बर्थ जैसे आम आदमी पार्टी बनी है केजरीवाल जी के टाइम, उसी तरह उस टाइम कांग्रेस का बर्थ हुआ था 1885 में एओ ह्यूम्स के द्वारा। और ये इसकी जो फर्स्ट सेशन लगता है उसमें डब्ल्यू सी बैनर्जी, वोमेश चंद्रा बैनर्जी जो होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं इसको, और 72 डेलीगेट्स अटेंड करते हैं। डेलीगेट्स कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट्स, जो इंडिया के कोने कोने से आते हैं रिप्रेजेंट करने। वो कोई भी हो सकते हैं, कोई अपने इस फील्ड में अच्छे लेवल का हो सकता है, किसी को रूलर अपॉइंट करता है। तो 72 डेलीगेट्स जो फर्स्ट सेशन होता है उसको अटेंड करते हैं, जो बॉम्बे में होता है। और इनके आगे ये डिसाइड होता है कि हर साल दिसंबर में हम दोबारा से प्रिसाइड किया करेंगे इसको। ओके, तो बर्थ कांग्रेस का इसीलिए होता है। और कांग्रेस को एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सेफ, ब्रिटिशर्स इसको एज अ सेफ्टी वॉल काउंट करते थे। अंडरस्टूड? कि सेफ्टी वॉल किसको? कांग्रेस को कहते थे कि ये सेफ्टी वॉल है। क्यों? ये आप ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने छोटी सी वॉल प्रोवाइड कर दी कि लोगों के अंदर जो अग्रेशन है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट, तो वहां से वो एग्रेशन रिलीज होगा। आप इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, पर ये एज अ सेफ्टी वॉल काउंट किया। और हमारे कुछ लीडर ने भी इसको एज अ सेफ्टी वॉल काउंट किया कि ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिला हमें गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमें भी एक सीट मिले जहां हम आगे बात कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये था ब्रिटिशर्स का, कांग्रेस का। 1858 से लेके आप ये देखिए 1885 में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, ऑलमोस्ट 27 सालों के अंदर अंदर आपका कांग्रेस का बर्थ हुआ। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, ब्रिटिशर ने भी देखा कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको एक ऐसा ग्राउंड दें जहां पे ये यूनाइट होकर कोई बात कर सके। अंडरस्टूड? तो ये कांग्रेस का बर्थ हुआ। और इसके बर्थ का क्या कारण था वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, कि एक तो डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट एक बने, नेशनलिस्ट मूवमेंट की ऑल अक्रॉस
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बने। ये नहीं कि स्टेट की मूवमेंट अलग बन रही है। एजुकेट करना पीपल्स को पॉलिटिकली, कि अगर आपसे आप किसी चीज के अगेंस्ट है तो आपको पॉलिटिकली उसका समाधान कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता है। अगर कोई रूल गलत है तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। फॉर्मुलेट करना और प्रेजेंट पॉपुलर जो आज की डेट में आपकी डिमांड है गवर्नमेंट के साथ कि आपको क्या चाहिए, ये चीज गलत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा बंद करना चाहते हैं, तो उसको फॉर्मुलेट करके कैसे प्रेजेंट करना ब्रिटिशर्स के आगे कि वो चीज खत्म हो। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज अगर बंद करनी है तो उसका एक सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाए, वो लोगों को पता लगा। और सबसे बड़ी चीज कि लोगों के अंदर एक नेशनल यूनिटी जागे। ये देश हमारा है, सिर्फ ये स्टेट हमारी नहीं, पूरा देश हमारा है जो बाउंड्री इसकी है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से हैं, किस सेक्स से हैं, आपके अंदर सबके अंदर एक नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस के बर्थ का, जो लीडर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टूड। तो ये कारण थे कांग्रेस के। और एक क्वेश्चन मैंने वैसे ऊपर लिखा है कि आपसे कोई पूछ सकता है, पूछते हैं कि वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की फर्स्ट कौन थी, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कादम्बिनी गांगुली नहीं थी। अगर कोई पूछे फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन कौन थी जिसने कांग्रेस सेशन को हेल्ड किया, वो थी कादम्बिनी गांगुली 1890 में। 1890 में फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था, एड्रेस किया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्री में पूछ सकते हैं, आता भी है। तो ये रहती है कांग्रेस की बात कि कांग्रेस कब बनी, क्या उस टाइम रीजंस थे, कैसे लोगों में अवेयरनेस ज्यादा पैदा हुई, और क्या उसके कांग्रेस बनने के ऑब्जेक्टिव जो लोगों को बताए गए थे। अंडरस्टूड। ये कांग्रेस थी। तो इसके बाद मैं अगर आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कांग्रेस में आपको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये पूछना है कि कौन से सेशन हुए, कितने सेशन या कौन से सेशन हुए, उस सेशन में कौन सा प्रेसिडेंट था जिसके टाइम रूल हुआ है, और किस लोकेशन में हुआ है। जैसे एक सबसे बड़ा सेशन है कि 1907 का कांग्रेस सेशन है जो सूरत में हुआ था। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। तो इसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, कि यहां पे आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी अगर मैं एग्जांपल मॉडरेट्स का, काउंट बाल होता है गंगाधर ऑफ तिलक एक्सट्रीमिस्ट का काउंट होता है 1885 और 1905 में। 1885 का जो एरा ऑफ मॉडरेट होता है, एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट होता है। इसमें सिंपल आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है। ये लोग इसकी जैसे नाम का मतलब मॉडरेट्स है, तो ये मॉडरेट थिंकिंग में बिलीव करते हैं। ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इनको एक लीगली, एक लॉजिकली एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना के दें कि सर ये लोगों की डिमांड है, हमने 100% सर्वे कर लिया है, लोग ये चाहते हैं, आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए और यहां से चले जाइए। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो इनकी ये थिंकिंग थी कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिशर्स ने अगर कांग्रेस का जनरेशन किया है, कांग्रेस बनाई है, तो वो हमसे यही चाहते हैं कि हम इनको एक लॉजिकल रीजन दे जिस वजह से ये उस पर जस्ट पढ़े, हाँ बिल्कुल ओके, यू कैन गो, यू कैन प्रोसीड। तो ये इनकी थिंकिंग थी कि पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक डिमांड को इस तरह से प्रेजेंट करें रेजोल्यूशन के थ्रू कि वो वर्क करे। ये जो एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट था 1905 में, ये एक्चुअल में 1905 में नहीं था। ये आपका स्टार्ट हो गया था इनके 5 साल बाद। इन्होंने इनको 5 साल तक देखा। 5 साल तक देखने के बाद इनके मन में एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, ये कर रहे हैं टाइम वेस्ट। ये आ गए ब्रिटिशर्स की बातों में, वो इनको बहका रहे हैं और ये बहक रहे हैं। तो इनका सिंपल मतलब ये था कि मॉडरेट फिलोसफी से कुछ नहीं होगा, हमें एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी बनानी पड़ेगी। इस वजह से इनको मिलिटेंट नेशनलिज्म भी कहा जाता है। 1890s के एंड में इनकी शुरुआत हो चुकी थी, पर एक्चुअल में ये अलग हुए थे सूरत स्प्लिट में। सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत में एक सेशन हुआ था 1907 में। कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में, जो कि गुजरात में है। वहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। ओके। ये इनका सिंपल था कि ये गलत कर रहे हैं। इनको पता था कि ब्रिटिशर्स ये सिर्फ लल्लू बना रहे हैं, इनको इनका और कोई उद्देश्य नहीं है, इनको एक्चुअल फेस ब्रिटिशर्स का पता था। तो ये इस वजह से मॉडरेट से परेशान थे कि ये अननेसेसरी या तो जान के कर रहे हैं या ये ब्रिटिशर से मिलके कर रहे हैं। तो इतना मतलब इन दोनों के बीच में तालमेल में अलग हो गया था कि इनको ये लगता था कि ये ब्रिटिशर से मिलके काम कर रहे हैं, या फिर ये ब्रिटिशर्स की बातों को पहचान नहीं पा रहे, ये जानते थे। तो इनको ये पता लग गया था कि मॉडरेट्स कुछ नहीं कर रहे, ब्रिटिशर जान के ही कर रहे हैं। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसी ला रहे थे उसके अगेंस्ट काम किया। एंटी नेशनलिस्ट पॉलिसी जितनी थी, चाहे वो आप ये कहें कि वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए, इन्होंने उसको बॉयकॉट किया। आप इंग्लिश को उन्होंने प्रमोट किया एजुकेशन में, इन्होंने उसका बॉयकॉट किया। आप ये कह सकते हैं स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो बनी वो इन्हीं के टाइम में बनी है, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट के टाइम। अंडरस्टूड।
इसके अगर मैं लीडर की बात करूं तो सबसे मेजर जो थे वो इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कुछ खास नहीं किया। जस्ट आप ये कह सकते हैं ये रहे इन्होंने पूरा मतलब लोकसभा कह सकते हैं, बैठे वहां जाके पूरी बहसबाजी की, इनको भी इक्वली दर्जा मिला एमपी का। ये थे जिन्होंने लाठी डंडे काफी खाए हैं, जैसे लाल बाल पाल आप सबने सुना होगा, है ना। तो इनके जो मेजर लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने जेल भी गए हैं, जो काफी टाइम तक जेल भी गए हैं। लाला लाजपत राय जिनकी लाठीचार्ज में डेथ हो गई थी। तो ये डिफरेंस आता है दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। कांग्रेस सेशन 1907 में जो स्प्लिट होते हैं वो 1907 का तो आप जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था या कौन से सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हुए थे। अंडरस्टूड। और आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि ये दोनों दोबारा किस सेशन में एक साथ दोबारा हो गए थे। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ दोबारा भी अलाइन हुए थे ये फ्यूचर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब भी उस वीडियो का टाइम आएगा। तो फिलहाल के लिए आपने देखना अलग हुए थे सूरत स्प्लिट में 1907 में। अंडरस्टूड। तो ये रहेगा आज का लेसन जो हमने अब तक डिस्कस किया कि 1857 रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज ली, उन पॉलिसीज के तहत इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा, इंडियन के रिस्पॉन्स को देखते हुए ब्रिटिशर ने ऐसा क्या एक्शन लिया कि कांग्रेस का बर्थ हुआ 1885 में, जो कि एक ब्रिटिश के द्वारा ही किया गया, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम्स के। इनके ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये सिर्फ एक सेफ्टी वॉल काउंट होगा आपका कांग्रेस, जो अग्रेशन को रिलीज करने के काम आएगा। बट इंडियंस का ऑब्जेक्टिव क्या था, कांग्रेस के आप कह सकते हैं इंडियन लीडर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये सबके अंदर एक नेशनल यूनिटी, एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म आप कह सकते हैं, ये लेके आएंगे और सभी को यूनाइट करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, कास्ट और रिलीजन का हो। ओके। तो ये इनकी पॉलिसी, तो इस तरह से कांग्रेस बनती है। फिर कांग्रेस के सेशन होते हैं काफी, जो मैंने आपको बताया, मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा सेशन की, जस्ट आपको याद रखना है। और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना पढ़ना है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।